विशेष है, और इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का 9वां बजट पेश हुआ है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट हैं, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा, बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है, ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देख करके व्यापारी, कारोबारी और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है। जो वहां मेज पीट रहे थे, बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं, क्योंकि अपने विभागों और विधानसभाओं में तो उन्हें ही महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। विधायक, मंत्री को ही जनता को फेस करना है। वो महंगाई का जवाब क्या देंगे, बेकारी का जवाब क्या देंगे। और जो बजट लगातार 9 पेश किए हैं सरकार ने, उसके बाद जो बेरोजगारी और बेकारी से जूझ रहे हैं उनके लिए जवाब क्या है। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। बजट देख करके जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। हालांकि अंग्रेजी की एक कहावत है कि साइलेंस इज गोल्ड। जब उसके से मिलती जुलती हम लोग हिंदी में कहावतें या उसके आसपास की कहावतों को पढ़ते हैं या संस्कृत की जब सोचते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हालांकि वो संस्कृत का मैं बोल नहीं सकता हूं, किसी को बुरा लग जाएगा,
लेकिन साइलेंस इज गोल्ड, उससे मिलती जुलती जो संस्कृत में एक मुहावरा बोलें या सेइंग बोलें या कोट बोलें, उसका मतलब यह है कि विद्वानों की सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। विद्वानों के सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। और ये तो विधानसभा थी जहां पर बहुत जागरूक लोग थे। कुछ लोग उर्दू का विरोध उर्दू में ही किए, और यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे पत्रकार साथी बड़े जागरूक समझदार लोग हैं, वो उर्दू को भी जानते हैं, हिंदी को भी समझते हैं। यार है जो उर्दू का विरोध उर्दू में कर रहे थे, उनसे पूछिए। हालांकि भाषण में उन्होंने कई बार उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है, 9 बार, 9 टाइम्स बोले थे। जो उर्दू के शब्द उन्होंने बोले, बदनाम, बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, हादसा, जान, हसीन, जुआन, बस्ती, सबके पायदान, अगर, बाद, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया। क्या ये उर्दू शब्द नहीं है? और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेल की हिंदी क्या है, इंजन की हिंदी क्या है, स्टीयरिंग व्हील की हिंदी क्या है, क्लच की हिंदी क्या है, गियर की हिंदी क्या है, गियर, हैंडल, प्लेटफॉर्म, इनकी हिंदी क्या है, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, पेंशन, मेट्रो, एक्सप्रेसवे। आज भी कई बार शब्द इस्तेमाल हुआ होगा, एक्सप्रेसवे, अपील, मजिस्ट्रेट, पुलिस, बैटरी, बैट, सिम, मोबाइल, शैम्पू, स्क्रीन, शर्ट, लूट, कार। हिंदी और इंग्लिश है क्या चीज? हाँ, उर्दू वर्ड है, उर्दू वर्ड जोड़ा मैंने। तो उनको मैंने एक किताब दी थी कल। मैंने कमाल अख्तर जी से कहा था कि स्पीकर जी के माध्यम से कुंभ पर जो स्टडी की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, साउथ एशिया डिपार्टमेंट ने वो जो स्टडी की थी, वो उस किताब को भेंट किया था मुख्यमंत्री जी को स्पीकर साहब के माध्यम से। तो अंग्रेजी में भिजवाई थी मैंने, और अंग्रेजी में इसलिए भिजवाई थी मैंने, मैं भेज दूंगा कमाल अख्तर जी के माध्यम से। जो अंग्रेजी में भेजी है मैंने उन्हें, वो सजाने के लिए, और हिंदी में ये भेज रहा हूँ किताब पढ़ने के लिए। कमाल अख्तर जी दे देना। क्योंकि 9वां बजट था इनका, यूपी नंबर 1 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र, और उनके संकल्प अगले 5 वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये पहला उनका संकल्प था। कितने बजट पेश हो चुके हैं? 9। पहला घोषणा पत्र का पहला है उनका शब्द ये। दूसरा, वो कहते हैं कि हम 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बना करके प्रदेश भर के किसानों की मदद करने का काम करेंगे।
और 9 बजट इनके चले गए हैं। 1000 करोड़ कह रहे हैं, भामाशाह भाव स्थिरता कोष को बनाएंगे जिसमें आलू, टमाटर, प्याज जैसे सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे। 1000 करोड़ किसके लिए? भामाशाह योजना ला करके जो हमारी सब्जियां या अन्य फसलें हैं, मान लीजिए बुंदेलखंड में हमारे मूंगफली हो रही है या बुंदेलखंड में हमारे तिल की पैदावार है, सरसों की पैदावार है, या उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में टमाटर है, कैप्सिकम है, अन्य फसलें, उसके लिए मदद करने के लिए किसान के लिए 1000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेंगे। हमारा बुंदेलखंड का किसान बर्बाद हो गया, मूंगफली उसकी खरीदी नहीं गई। अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा फसलों का। आप में से जानते होंगे कहां फसलों का न्यूनतम दाम मिलेगा? जो हमारे सरकार, जो समाजवादी सरकार में मंडियां बनी थी, उन मंडियों को अगर चौपट किसी ने किया तो इस सरकार ने चौपट कर दिया। कोई भी नई मंडी नहीं बनी है एक भी जहां किसान जाकर के अपनी एमएसपी ले सके। ऐसे तमाम उनके वो बिंदु हैं जो घोषणा पत्र में शामिल थे और 9 बजट के बाद भी हम देख रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि हम गन्ना काम करेंगे। पहले दिन से ये सरकार कहती कि हमने इतना पेमेंट किया है, इतना भुगतान किया है, एक बकाया नहीं बताते और दूसरा क्या कीमत बढ़ाई है गन्ने की, कितना रेट बढ़ाया गन्ने का, आज तक सरकार नहीं बता रही है। हमारे विधायक तमाम बैठे हमारे साथ, उसी गन्ना क्षेत्र से आते हैं, पंकज मलिक बैठे हैं, अभी सहारनपुर में होकर के आया हूं, वहां भी कई महत्वपूर्ण किसान नेताओं से मैं मिला, पत्रकार साथियों से मैं मिला और उनसे जानकारी ली है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान चाहते थे गन्ने की कीमत बढ़े। सोचिए, डबल इंजन की सरकार ने दोनों बजटों ने ऐसा डबल ब्लंडर किया है कि किसानों की गन्ने की कीमत नहीं बढ़ा पाए, गन्ने की कीमत रेट नहीं बढ़ा पाए हैं। और 14 दिन तो भूल जाइए आप। फिर ये सरकार कहती है कि हम 4000 एफपीओ बनाएंगे, एफपीओ, और उनको 18 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। कितने रुपए? उन्हें 18 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी एफपीओ को। सरकार बताए कितने एफपीओ की मदद की है। प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। ये डबल ब्लेंडर तो ये मुख्यमंत्री जी पढ़ ही ना पाए। स्मार्ट सिटी बनाते बनाते ये स्मार्ट क्लास भी बनाने लगे हैं। ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लासरूम बनाई जाएंगी। कंप्यूटर लैब, साइबर लैब, आर्ट रूम निर्माण की जाएंगे। वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालयों के निर्माण होंगे। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रो रही है कि उसे बजट मिल जाए। सोचिए क्या लिखते हैं अपने घोषणा पत्र में कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय बनाएंगे। जो आपके नाक के नीचे है विश्वविद्यालय, वो फंड के लिए रो रहा है, और बाकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का क्या हाल होगा वो आप बेहतर समझते होंगे। स्वस्थ प्रदेश बनाएंगे, इसके लिए हम एड लास्ट में एक दिखाएंगे आपको। पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट को इलाज की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग को, पूरे स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है। हम लगभग 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे किसी योजना के माध्यम से। 30,000 करोड़, मतलब सरकार अपने हाथ खड़े कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि वो इलाज खुद दे, वो चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें आए। और जो वित्त मंत्री हैं, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप दोनों स्कीम से मिलकर के शाहजहांपुर का पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया था उस समय।
वित्त मंत्री के गृह जनपद का मेडिकल कॉलेज ही में कुछ नहीं हो रहा है। इलाज तो दूर, दवाई तो दूर, जो मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जो स्टाफ की जरूरत होती है वो स्टाफ ही नहीं है वहां पे। और आपको याद होगा जिस समय मैं सदन में था कि उस मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसर की जरूरत है, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है, कितने अन्य स्टाफ की जरूरत है, उसकी पूरी सूची पड़ी थी मैंने। जब वित्त मंत्री के अपने गृह जनपद के मेडिकल कॉलेज की ये हालत हो, स्वास्थ्य की ये हालत हो, मैंने जानकारी की है शाहजहांपुर की, एक भी एम्बुलेंस नहीं चल रही वहां पर। फोन मिलाने पर एम्बुलेंस ही नहीं आती है, घंटों इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। सोचिए वित्त मंत्री के जनपद का ये हाल। और अभी हाल में मैं कैंसर इंस्टीट्यूट गया था, क्योंकि इधर अगर हम डेटा सरकार का देखें तो डायबिटीज, हार्ट, किडनी और कैंसर, इन गंभीर बीमारियों से बहुत गरीब के घर में परेशानी आ रही है। बहुत बड़े पैमाने पे ये बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो पर्याप्त इलाज मिलना चाहिए, समय से इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर समय से इलाज मिल जाएगा तो खर्चा भी कम होगा। कैंसर इंस्टीट्यूट में अचानक हम लोग गए, और जब मैंने कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में गया और मैंने जानना चाहा कि मरीज कहाँ इंतजार करते हैं, कहाँ आराम करते हैं, तो वहां पर देखा कि जहां पर ओपीडी बनी हुई है बिल्डिंग की, उसी पर जमीन पर अपना गद्दा बिस्तर लगा करके सो रहे हैं। और जो सबसे पहले मैं टकराया है, गोरखपुर की बेटी से टकराया मैं। उसके ब्रेन में पानी निकालने का या ट्यूमर की शिकायत थी, कैंसरस था इसलिए पानी निकाला जा रहा था, उसका फर्दर इलाज होना था। आप सोचिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 साल से हैं, 9 साल से, और गिनती कर लेना गोरखपुर कितनी बार गए, गोरखपुर कितनी बार पहुंचे हैं। कुंभ का तो गिनती आ गई है, कुंभ में कितनी बार गए वो। अयोध्या की भी गिनती आती है, बनारस की भी गिनती आती है कि ये पहले मुख्यमंत्री जो इतनी बार गए हैं। सोचिए, गोरखपुर में जाने के बाद भी कैंसर का इलाज गोरखपुर में ना उनके बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है और ना ही एम्स में है। उस गरीब परिवार को इलाज कराने के लिए लखनऊ आना पड़ रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट में। सोचिए आप, उसके लिए बजट, पर्याप्त बजट नहीं दे रही सरकार। कितने वर्ष लग गए उन्हें डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। जब मैं एक बार औचक निरीक्षक करने गया था, ऐसे ही औचक निरीक्षक नहीं बोलेंगे, अपने बनाए हुए कैंसर इंस्टीट्यूट को देखने, बजट के दिन हमारे साथ चौधरी साहब भी थे। तो जब पहुंचे तो पूछा कि डायरेक्टर कहाँ है, तो डायरेक्टर साहब को आने में आधा घंटा लगा। वो आना इसलिए नहीं चाहते कि क्या जवाब दें बजट का। अभी हम लोग विधायक लोग सब गए मिल करके, डायरेक्टर गायब हो गया वहां से, और इसलिए चले गए कि क्या बताएं। वो तो काम करना चाहते हैं, डायरेक्टर, डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं। वहां इंस्टीट्यूशन में जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो अच्छा काम करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने नाम तो बदल दिया, लेकिन बजट नहीं दे रहा सरकार। वहां पर जो मशीन आनी थी, पैट स्कैन मशीन, वन ऑफ द बेस्ट मशीन है वहां की, जो लगनी थी आज तक नहीं लग पाई हैं। कई मशीनें इसलिए नहीं लग पा रही हैं क्योंकि ठेकेदार नहीं सरकार तय कर पा रही है। और ठेकेदार क्यों नहीं तय हो रहा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। गुजरात वाला नहीं मिला। और उसमें चले जाएं, जो प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया गया था, शिलान्यास कराई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अपने प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उस यूनिवर्सिटी का हाल क्या है बताइए आप लोग। अब तो बजट में 1 ट्रिलियन वाली बात भी नहीं आ रही है। आप सब लोग बैठे हो, कितनी बार 1 ट्रिलियन आया इसमें? 1 ट्रिलियन कितनी बार आया इस बार? ये 1 ट्रिलियन अगर आया हो तो बताइए आप। और वो 1 ट्रिलियन तो पा ही नहीं सकती है सरकार, जिस गति से ये ग्रोथ रेट हो रही है इसमें, कभी नहीं पहुंच सकते वहां तक। क्या और बताएं इनका, सब धोखा ही धोखा है। इन्हें केवल बजट देना चाहिए था अपना जुमला मंत्रालय के लिए।
और बजट की पहली लाइन, मतलब सेकंड लाइन जो लिखते हैं बजट की, हम लोग क्या गलत बोल रहे थे? अगर आप बजट की सेकंड लाइन पढ़ेंगे आप, और उस बजट की सेकंड लाइन में लिखा गया है कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ, हालांकि ये वर्ड महाकुंभ कहीं नहीं हमारे वेदों में नहीं है, 144 वर्षों में आता है, तो हम क्या गलत बोल रहे थे बताइए आप? हम लोग भी तो ये बात कह रहे थे कि हर कुंभ 144 वर्ष बाद आता है, हर कुंभ 144 वर्ष बाद ही आएगा। क्या गलत कह रहे हैं? जो बात हम लोग कह रहे थे वो आपने लिख दी अपने बजट के स्पीच में, और इनकी बजट स्पीच बिना उर्दू के पूरी नहीं हुई। लगता है वित्त मंत्री ने बजट गोपनीयता बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी नहीं दिखाया। अगर मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया होता तो शायद वित्त मंत्री ये शेर नहीं पढ़ पाते कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। सोचिए आप, ये गोपनीयता उन्होंने बना के रखी, ये सीक्रेसी होती, क्योंकि आप बजट किसी को बता नहीं सकते बजट पेश होने से पहले तक। तो देखिए सरकार में हो क्या रहा है, और उसी का परिणाम आपने कुंभ में देखा कि जो उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड और जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड एनजीटी का जो डेटा कहता है, दोनों में ब्लंडर है, दोनों इंजन टकरा रहे हैं। हो क्या रहा है ये बताइए दिल्ली लखनऊ में? दिल्ली वालों के आंकड़े, दिल्ली वालों का डेटा यूपी वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और यूपी वाले अपना नया डेटा है जो स्वीकार करेगी, दिल्ली के नहीं करेगी। अब ये बताइए आप, अगर हम दिल्ली वालों के आंकड़ों को मान करके कोई बात कहें और ये सरकार नहीं मान रही है, तो क्या ये सरकार कहेगी कि दिल्ली वाले सनातनी नहीं है? अगर दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है, संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है, अगर हम दिल्ली वालों की बात माने तो ये बात हम मान के चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं, पानी स्नान करने लायक नहीं है। मैं तो इस मौके पर कहूंगा, चाहे वो यूपी पॉल्यूशन बोर्ड के डेटा हो या सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड का डेटा हो जो मेरे हाथ में है, बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें, और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूँ कमाल लगता जी एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, तो पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से, वो बैक्टीरिया आता कहां से? गंदगी से आता है। हमारे मुख्यमंत्री को बीओडी, सीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो शायद इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सदन में। और कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने नेचुरल उसमें चला जाता है, वो उनका नेचुरल फ्लो था। पहले एएनआई ने एक बार दिखाया था नेचुरल फ्लो उनका। अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। जीरो टॉलरेंस क्राइम में जो इनका भेदभाव है, और कुछ ही लोगों पे भरोसा कर करके उन्हीं से सब काम लेना, उन्हीं से सब काम करवाना, उसका परिणाम क्या है कि हाईएस्ट लेवल का करप्शन है पुलिस विभाग में।
अभी तक का हाईएस्ट 25 लाख रुपए थे। और कुंभ में जो हम लोगों ने दुर्दशा देखी है, कुंभ में ट्रैफिक जाम, गाड़ियों में बैठे रहे लोग, चलने के लिए चलते रहे, किलोमीटरों चलते रहे, सब सड़कें बंद रहीं, लोग स्नान नहीं कर पाए, जहां पानी मिला वहां स्नान कर लिया, संगम त्रिवेणी में नहीं पहुंच पाए। बहुत से लोग बस स्नान करके चले गए, बस उनकी श्रद्धा थी इसलिए स्नान करके चले गए, क्योंकि सरकार ने इतना इवेंट कर दिया, मैनेजमेंट कर दिया और इतना पॉलिटिसाइज कर दिया। पहली बार कुंभ को पॉलिटिसाइज किया गया होगा, इससे पहले कभी कुंभ पॉलिटिसाइज नहीं हुआ। जो हमारे कुंभ की ब्यूटी थी, वो ब्यूटी ये थी कि कन्वर्जेंस ऑफ रिवर, जो नदियां मिलती हैं, वो है ब्यूटी हमारी। इन्होंने बढ़ा बढ़ा के कह करके, और बहुत सारे साधु संत बोल नहीं सकते हैं, लेकिन दुखी मन से गए हैं, क्योंकि उन्हें सेवा मिलनी चाहिए थी। सेवा करने का काम सरकार को करना चाहिए था। सरकार मुनाफे की नहीं सोच सकती है, धर्म के काम में मुनाफा नहीं सोचा जा सकता है। धर्म का काम सेवा का है, आस्था का काम है। कोई इसमें मुनाफा ढूंढ रहा है, सोचिए आप। इनके लिए धर्म मुनाफा हो गया, बिजनेस हो गई। और धर्म में राजनीति पहली बार सम्राट हर्षवर्धन ने जहां शुरू किया था कुंभ, वैसे तो पौराणिक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बोलती है वो यही बोलती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कभी कुंभ शुरू किया था। हाँ, सम्राट हर्षवर्धन में पहुंचते थे, 75 दिन रह करके दान कर करके जाते, स्नान करते थे लोग, और सभी धर्मों के लोग बुलाया जाता था, सभी धर्मों के लोग मौजूद रहते थे। जैसे इन्होंने कुंभ शुरू किया, जिस व्यक्ति ने कभी कुंभ शुरू किया उसकी प्रतिभा ही हटा दी वहां से। और जब मैंने उस बात को ट्वीट किया, लिखा एक्स पर, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने एक चौराहे पे सम्राट हर्षवर्धन को लगा दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सम्राट हर्षवर्धन ने, जिसने कुंभ लगाना शुरू किया था, कुंभ का आयोजन शुरू किया था, जो दान और स्नान के लिए लोग आते हैं, उससे बड़ा महादानी कोई नहीं मिला। हालांकि दानवीर कर्ण का अलग इतिहास है, अलग तरीके से हम लोग मानते हैं, लेकिन कुंभ में महादानी उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। उसकी अगर भविष्य में हम लोगों को प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो वही कुंभ क्षेत्र में हम लोग लगाने का काम करेंगे। और हम तो दान के लिए कई बार कह चुके हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली वालों से दान ले लें, क्योंकि वो जो किला है वो फौज के अंडर है, वो किला दान में ले लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में न जाने कब तक कुंभ होगा। हम लोग धरती पर नहीं रहेंगे तब भी कुंभ होगा, हम लोग नहीं थे धरती तब भी कुंभ हो रहा था, लेकिन बीजेपी वाले इतना प्रचार किए, इतना प्रचार किए कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, वो आए तभी से कुंभ हो रहा है। सोचिए आप, इसको भी ओन करना चाहते हैं। कुंभ भी उन्हीं ने शुरू किया, इवेंट बना दिया, इवेंट बना दिया उन्होंने। श्रद्धा और भावना से आने वाले श्रद्धालुओं की कितनों की जान चली गई। ये अभी मैं देख रहा था बजट में, ये कोई सेंचुरी बना रहे हैं, गिद्ध सेंचुरी, वो भी क्या है वो, नहीं, कोई संरक्षण हो रहा है, कोई गिद्ध संरक्षण, वो स्पेशल गिद्ध है कोई, तो वो क्या हुआ, प्रजनन क्या होता है बताओ। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी क्या सोच रहे हैं, प्रजनन केंद्र गिद्ध का बना रहे हैं, और वो भी कहां पे, अपने गोरखपुर में। गोरखपुर में बना रहे हैं। बैलून। और जो श्रद्धालु गए, कुछ लोगों की रास्ते में जान चली गई, श्रद्धालु गए स्नान करके लौटे, जान चली गई, कुछ पहुंच भी नहीं पाए जब जान चली गई। बताओ उनकी मदद सरकार करेगी कि नहीं करेगी, और गिनती नहीं बता पा रहे हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं, आप भी अखबार पलट रहा, जिस समय एसटीएफ को जांच दी गई तो एसटीएफ ने कहा षड्यंत्र है और साजिश है, इसकी पोल खोली जाएगी। उस समय कहा उन्होंने कि हमने त्रिवेणी न्यूज पे, संगम न्यूज पे कहा 16,000 नेटवर्क से मोबाइल पता किए हैं। अगर हमने 16,000 नेटवर्क पे मोबाइल पता किए तो मान लीजिए 32,000 लोग थे, 32 नहीं 50,000 लोग रहे होंगे, 50,000 लोग रहे होंगे। और आप गिनती कितनी बता रहे हो,
भाई आप ही कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं, आपके आंकड़े हम पेश कर रहे हैं। आपने कहा 16,000 नेटवर्क में थे उस समय लोग साजिश करते समय, और आपने कहा ये डिजिटल कुंभ होगा। आपके सीसीटीवी क्यों बंद हो गए? वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कहां है जिस समय भगदड़ मची थी? सीसीटीवी क्या थे? आप कह देंगे वो तार कट गए थे, बिजली नहीं थी इसलिए टूट गए थे तार, रिकॉर्डिंग ही नहीं की कैमरे ने। और ड्रोन क्या कर रहे थे आप चंद्रमा तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। ड्रोन कितने थे सोचिए आप, कहां गए ड्रोन आपके? और पिछली बार के पता करना, जो सीएजी रिपोर्ट कहती है कि ड्रोन फर्जी थे, नकली ड्रोन थे, नकली ड्रोन उड़ाए थे पिछले सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया। तो अभी तो जब और जांच होगी तो आपको पता लगा क्या किया इन्होंने कुंभ में। ये आंदोलन इसी तरह करते रहे वो लोग, अपनी आवाज उठाने। इसीलिए हम कहते रहे हैं कि ये लोकतंत्र में जो मर्यादाएं हैं, लोकतंत्र में जो परंपराएं हैं, उसका किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। ये वही सदन है जब हमारी संख्या थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल की बात थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ नियम की बात थी। इन्होंने लीड ऑफ पोजीशन नहीं बनने दिया हमारा। आप बताइए लीड ऑफ पोजीशन कहां बनने दिया इन्होंने हमारा? और अब क्योंकि सुन नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते हैं, सच ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये सच नहीं सुनना चाहते हैं, इसीलिए लोगों पे तानाशाही दिखाते हैं। ये कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, उन्हें चाचा की चिंता रहती है। अच्छा हुआ उनके संग डिप्टी सीएम दो नहीं गए, वो डुबकी के बाद निकलने ही नहीं देते उन्हें। दोनों हाथ पकड़ करके ऐसी डुबकी लगाते हैं, ऐसी डुबकी लगाते हैं, और नहीं मानते हैं। ले जाओ दोनों डिप्टी सीएम को दोबारा डुबकी लगवाने संघ में, अगर डुबकी के बाद बाहर निकलने दें आपको। देखिए ये बहुत गलत हुआ है। मैं कह रहा हूं जो लोग ये कहते हैं डिजिटल कुंभ होगा, तो आपके सीसीटीवी या इस तरह की चीजें जो हो रही थी, साइबर क्राइम में आप नंबर 1 है, यूपी साइबर क्राइम में नंबर 1 है। क्या कर रहे हैं आप? एआई, बताइए एआई जानते नहीं हमारे मुख्यमंत्री एआई क्या है? अच्छा एआई अगर जानते होते तो आप सोचिए, मुझे किसी ने बताया, हो सकता है मुझे जानकारी गलत दी हो, आप बेहतर उस चीज को इंटरप्रेट कर सकेंगे। मुझे किसी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री जी का कोई बहुत प्रिय सलाहकार है, उसने ये कहा कि मोहम्मद शमी ने डुबकी लगाई है। अच्छा, क्योंकि मोहम्मद शमी को उन्होंने कहां देखा होगा, तो सुनने में यह है कि एआई जनरेटेड जो उसकी पिक्चर थी वो सोशल मीडिया पे चल रही थी। अब वो मैं नहीं जानता किसके साथ। तो अरे रुक जाओ ना, भागो नहीं, अब तुम्हारा जवाब सब देंगे। तो जो एआई जनरेटेड, तो एआई के रिले बना रहे सेंटर, क्या जानते हैं एआई के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी? बताओ ना क्या जानते होंगे, आप खुद सोच के बताइए। जो ये कहते हो कि एआई से जनरेटेड फोटो को वो सच मान गए कि शमी ने डुबकी लगाई है। सोचिए आप, लगाई किसी और ने डुबकी, कह दिया किसी और के बारे में। ये तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये है कि छुट्टा जानवरों का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है, और छुट्टा जानवरों के लिए इस बजट ने बड़े पैमाने पर भेदभाव किया है, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ और आदि आबादी के साथ। और जहाँ तक बात आप कह रहे हैं फैजाबाद अयोध्या की, वहाँ लगातार अन्याय हो रहा है। हम लोगों ने पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि सरकार वही अच्छी होती है जो सर्किल रेट का बढ़ा करके, क्योंकि अयोध्या जैसी जगह पर आप ज़मीन ले रहे हैं, अयोध्या वासी कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि ज़मीन विकास के लिए न दें। आप सर्किल रेट का बढ़ा करके 6 गुना उन्हें दे दीजिए, वो अपने आप स्वयं तैयार हो जाएंगे, या मार्केट वैल्यू जो हो उसके हिसाब से उन्हें ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। हम उनको गरीबों को बताना चाहते हैं, कोर्ट जाएं और 1.5 साल बाद समाजवादी सरकार बनाएं, आपका सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा देने का काम करेंगे। ये सरकार कंजूस है, ये सरकार का कहना मत मानना। ये 5 स्टार होटल अयोध्या में बनाना चाहते हैं, इन्हें होश ही नहीं है बीजेपी वालों को कि बिना बार के 5 स्टार होटल नहीं बन सकता। सोचिए अयोध्या में ये बार खोलना चाहते हैं। आप बताओ पत्रकार साथियों, कोई अगर ये बात गलत हो तो बताइए कि 5 स्टार होटल कैटेगरी में तभी आप शामिल होंगे जब आपके होटल में बार होगा, बार। सोचिए अयोध्या में बार खोलना चाहते हैं लोग,
और अगर बाहर की परमिशन नहीं होगी तो वो 5 स्टार नहीं खुलेगा। तो जमीन तो ले ली लोगों ने, लेकिन अभी तक कोई 5 स्टार होटल नहीं खुला वहां पर। अगर ये बात गलत हो तो बताइए। और वो पानी का जहाज जो चला था बनारस से, बताओ उसमें बाढ़ था कि नहीं था? सब मुस्कुरा रहे हैं, सब चाहते हैं होना चाहिए बाढ़। लगता है अब सरकार बदलेगी तभी डॉक्टर आएगा। इस बेकार सरकार का इलाज हमें करना ही होगा। इस बार हम गरीबों की मदद करने वाली सरकार वापस लाएंगे और सबको सेहतमंद बनाएंगे। जिनका काम आज भी है, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। समझ नहीं पाए, द्वार दिखाइए। ये अस्पताल तो हमें खुद ही बीमार लग रहा है। ना डॉक्टर है, ना दवाई, ना